जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो आज ये हमारी दूसरी क्लास है सुपर टेट के लिए, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं कंप्यूटर की हर एक टॉपिक पे बात करेंगे स्लाइड के माध्यम से। और चैप्टर के अंत होने के बाद हर चैप्टर का हम लोग प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो पहली क्लास आपकी हो चुकी है। अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाइए, वीडियो अपलोड है, आप उस पहली क्लास को देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। उसी के साथ आज ये हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग समझेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर के प्रकार। इसे हम लोग दो भाग में समझेंगे। भाग एक में हम लोग समझने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं और कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। उन इन दोनों मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं एक विस्तृत अध्ययन के साथ। बाकी फिगर वगैरह सब कुछ रहेगा इसमें, ए टू जेड समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग एक हमारा है जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के जो प्रकार है ना, इसको जो वर्गीकृत किया गया है, ये इसे हम तीन भाग में वर्गीकृत करते हैं। पहला कंप्यूटर का जो हमने इसे वर्गीकृत किया है, इसके तीन आधार हैं। एक पहला आधार है जिसमें हम लोग समझेंगे कि कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हमारा है कि आपका आकार एवं क्षमता के आधार पर, और तीसरा उद्देश्य के आधार पर। पहला हमारा क्या है भाई? पहला हमारा है क्या कि कार्य करने के आधार पे, दूसरा आकार के आधार पे और तीसरा उद्देश्य के आधार पे। इन्हीं तीनों को हमें समझना है। तो कार्य करने के आधार पे देखा जाए तो पहला जो होता है, जो जिसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है इसे समझिएगा। एनालॉग कंप्यूटर से आप लोग लगभग परिचित हैं। आप लोग देखे होंगे कि आपका जो बाइक में मीटर लगा होता है, जब आप एक्सीलेटर हाँकते हैं ना, एकदम तेजी से चलाते हैं, तो जो पहले पुरानी बाइकें आती थी जिसमें स्मार्ट मीटर नहीं लगा होता था, उसमें आप देखते थे कि एक ऐसे कांटा लगा हुआ होता था, ऐसे होता था ना। तो वो ऐसे ऐसे जितना स्पीड बढ़ाते थे ऐसे आपका स्पीडोमीटर भागता है। या आप अपने देखिए कि घर में स्टेपलाइजर लगा होगा, उस स्टेपलाइजर में आपको बताता होगा कि आपके घर में कितनी बिजली आ रही है। एक इनपुट और एक आउटपुट होता है स्टेपलाइजर में कि अब इनपुट कितना आ रहा है और आउटपुट स्टेपलाइजर बना के कितना दे रहा है। तो जिस हिसाब पे जिस पे आप करते हैं काटा ऐसे डाउन होता है। तो ऐसे कंप्यूटर जो निरंतर डेटा पर कार्य करते हैं उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस डेटा पे जो कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसकी फीचर्स क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है? ये क्या करता है भाई? कंटिन्यूअस डेटा पर काम करता है और परिणाम अनुमानित अप्रॉक्स में होता है। जैसे अप्रॉक्स में होता है, आप देखेंगे कि जो स्पीडोमीटर लगा होता है ऐसे लिखा रहता है ना, 110 फिर 120, तो कांटा हमारा ऐसे मान लीजिए है, तो क्या ये अप्रॉक्स में नहीं जाएगा? अप्रॉक्स में ही तो जाएगा। हाँ, मान लीजिए कि आप 112 की स्पीड में जा रहे हैं, 113 की स्पीड में जा रहे हैं, और ये गति इसकी तेज होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे अचानक से कभी कभी क्या होता है, लाइट डीम हो जाती है। तो मान लीजिए कि अगर आपके घर में 200 वोल्टेज का करंट है और अचानक से लाइट डीम हो गई, 100 हो गया, तो कांटा जो ऐसे रहता दन दे नीचे चला आता है ना। तो ये इसकी गति क्या होती है? तीव्र होती है। और ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसका एक बात याद रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर कंटीन्यूअस डाटा पे काम करता है। आई बात समझ में? चलिए, कंटीन्यूअस डाटा पे काम करता है। दूसरा कंप्यूटर हमारा होता है जिसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर सबसे अधिक उपयोग होने वाला कंप्यूटर। आज के दौर में देख रहे होंगे कि हम लोग हर काम कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो आज के दौर में जो उपयोग हो रहा है वो डिजिटल कंप्यूटर है। ये करता क्या है ना कि 0 और 1, जिसे आप बाइनरी प्रणाली कहते हैं, बाइनरी नंबर जो आपका होता है 0 और 1, उस पे काम करता है और इसी को कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या होता है? ये आपको एक्चुअल में जो है रिजल्ट देता है, यानी कि आपको ये 100% सटीक उत्तर देता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये किस पे काम करता है? यहां से प्रश्न बन सकता है, डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है भाई? ये बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। और बाइनरी नंबर क्या हमारा होता है? 0 और 1 होता है। इसके अंदर स्टोरेज की क्षमता होती है। आई बात समझ में? इसके अंदर क्या होती है? स्टोरेज की क्षमता होती है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हमारा जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, कैलकुलेटर, या आपका हो गया एटीएम। इसकी मुख्य तथ्य क्या है? डिजिटल कंप्यूटर जो आपका होता है वो क्या होता है भाई? एनालॉग
डिजिटल कंप्यूटर क्या आपका होता है भाई, बाइनरी लैंग्वेज के काम करता है, 0 और 1 प्रणाली पे काम करता है। आई बात समझ में। अगला कंप्यूटर हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, जिसके अंतर्गत एनालॉग और डिजिटल दोनों का समावेश होता है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिला दीजिए तो हमारा बन जाएगा क्या, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जब दोनों मिल गया है तो स्पीड और एक्यूरेसी, जाहिर सी बात है दोनों क्या हो जाएगा, तीव्र गति से काम करने लगेगा, इसके अंदर दोनों समाहित हो जाएंगे। और ये ज्यादातर आपका मेडिकल और रिसर्च सेक्टर में यूज होता होगा। आप देखे होंगे आईसीयू में, सीटी स्कैन मशीन में, एमआरआई में, ये सारी जगहों पे इसका यूज होता है। और इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुणों का समावेश होता है। आई बात समझ में। चलिए अगला हम समझते हैं अब आकार के आधार पे। हमारा जो दूसरा है प्रकार वो क्या है, आकार एवं क्षमता के आधार पे। तो इसके अंतर्गत हमारा जो पहला कंप्यूटर है, सबसे सुपर कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और ये विश्व का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। कौन भाई, सुपर कंप्यूटर। कौन होता है, सुपर 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 कंप्यूटर होता है। जिसकी विशेषताओं की हम बात अगर कर लें तो ये क्या होता है, हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड, एकदम दनादन स्पीड में, एकदम कहते हैं ना 5G की स्पीड में काम करता है, बहुत तेज गति से ये काम करता है। और ये करोड़ों की गणनाएं, लाखों की गणनाएं चंद सेकंडों में कर देता है। लेकिन ये होता क्या है भाई, अत्यधिक महंगा होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। सबकी बस की बात इसे खरीदना नहीं होता है। हम आम जन मानस के क्षेत्र में देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर का यूज नहीं होता, हम लोग सुपर कंप्यूटर नहीं यूज करते। ये बात समझ में, क्योंकि ये आकार में भी बड़ा होता है और बहुत महंगा होता है। और ये किसी स्पेशल एक पर्पज से, स्पेशल काम के लिए लगाया जाता है ना। अगर एक प्रश्न आपसे बने कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो भाई भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। क्या है भाई, परम 8000। अब इसी में परम सीरीज और परम सिद्धि एआई आया। आई बात समझ में। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइंटिफिक रीजन में, स्पेस में, आप देखेंगे वेदर को जानने के लिए, पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है। सामान्य कार्य के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। अब इसी में आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है ना, ये हजारों यूजर को एक साथ कार्य कर सकते हैं, है ना। ये बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेसिंग करने का काम करता है और ये चैन के रूप में काम करता है। जैसे आप देखेंगे बैंकिंग में, एयरलाइन में, रेलवे में, सरकारी विभाग में, ऐसे जगहों पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है। अब मिनी कंप्यूटर आ गया है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है भाई, जो मेन फ्रेम होता है उससे ये छोटा होता है और इस पे भी कई यूजर काम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, इस पे भी कई यूजर काम कर सकते हैं। आप ना कभी देखिए, अपने कॉलेज वगैरह में जाइए, देखिए कि लाइन से ऐसे ढेर सारे कंप्यूटर लगे होते हैं एक साथ में, और आप देखेंगे एक बड़ा सा कंप्यूटर लगा होता है। क्या, एक बड़ा सा कंप्यूटर लगा होता है। वो बड़ा वाला कंप्यूटर जब ऑन कर दिया जाता है तो सारे कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो इसका यूज ज्यादातर कॉलेजेस और फैक्ट्री और हॉस्पिटल में होता है। यानी कि जो मेन कंप्यूटर हमारा होता है, मेन कंप्यूटर को जैसे ही हम ऑन करते हैं सारे कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं। अब आया माइक्रो कंप्यूटर, जिसे आप यूज करते हैं, जिसे माइक्रो कंप्यूटर को, माइक्रो कंप्यूटर से सभी लोग परिचित हैं। ये क्या होता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर कह सकते हैं, यानी कि ये पर्सनल यूज के लिए किया जाता है और ये सबसे अधिक उपयोग होने वाला कंप्यूटर है। इसके पीछे का रीजन एक ही है। क्यों, क्योंकि भाई ये कीमत में कम होता है, उसका आकार भी छोटा है, इसे आसानी से भी हम लोग खरीद सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब भाई पैसा कम लगेगा तो जाहिर सी बात इसे हम खरीद लेंगे। और पैसे के साथ साथ ये क्या होता है, इधर उधर ले जाने में आसानी होता है। हम बैग में डालें लैपटॉप को और जहां चाहे वहां लेके चले गए। क्या आप सुपर कंप्यूटर को बैग में भर के लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई वो आकार में बहुत बड़ा होता है और सबके बस की बात नहीं होती है उसे खरीद पाना, है ना। तो जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है वो बहुत छोटा भी होता है, थोड़ा बड़े भी होते हैं, है ना, और सस्ते होते हैं और उसे हम आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। जैसे आपको लैपटॉप, अगर आप नाम सुन लिए हैं तो आप इस चीज़ से समझ पा रहे होंगे कि हाँ, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है और इसे हम आसानी से जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। अब आता है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पे दो चीजों को समझना है, एक जनरल पर्पज से आपका होता है और एक स्पेशल पर्पज के होते हैं। तो जो जनरल पर्पज के होते हैं ना, जनरल पर्पज के जैसे हम कहते हैं कि जो हम यूज कर रहे हैं, सामान्य कार्य के लिए जो यूज कर रहे हैं, जैसे स्कूल में, ऑफिस में या बैंकिंग सेक्टर में, इस जगह पे, तो वो हमारे सामान्य कंप्यूटर होते हैं। लेकिन जो स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर होते हैं वो किसी एक स्पेशल काम के लिए बनाए गए। जैसे एटीएम में कुछ लगा हुआ है ना, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर लगाया गया है, वॉशिंग मशीन में आपके कंप्यूटर को लगाया गया है। तो ये सब स्पेशल पर्पज के लिए, यानी कि ये केवल किसी एक विशेष कार्य के लिए किए जाते हैं।
हालांकि ये भी बहुत तेज और सटीक अधिक से अधिक काम करते हैं, लेकिन इनका पर्पज क्या होता है कि ये किसी एक पर्पज के लिए लगाए गए होते हैं, इनका उद्देश्य एक काम करने का होता है। और जो जनरल पर्पज के कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम आम जनमानस में यूज कर रहे हैं, उससे हम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग यानी कि जितना काम चाहें उतना काम उससे करा सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, कंप्यूटर के प्रकार को हमने क्या समझा, कार्य के आधार पर, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। तो जो हमारा कार्य के आधार पर है वो एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है ना। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आई बात समझ में? आकार के आधार पर आपका माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर हो गया। सुपर सबसे ऊपर सबसे बड़ा कंप्यूटर है कौन सा भाई? सुपर। और परम 8000 कौन है? पहला है। आई बात समझ में? उद्देश्य के आधार पर दो हैं आपके, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज के कंप्यूटर को हम लोग यूज करते हैं जनरल काम के लिए, स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर को किसी एक कार्य के लिए लगाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए अब भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। भाग 2 में हम समझेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां, जो हमारे कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, उन 5 पीढ़ियों को हम यहां पर समझने वाले हैं, है ना। 5 पीढ़ियों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि किस पीढ़ी में कब विकास हुआ, कौन से क्या मुख्य कंप्यूटर के, उस कंप्यूटर के अंतर्गत किस तथ्य को ज़्यादा यूज किया गया। पहला फर्स्ट जनरेशन की हम बात करें तो 1946 से लेकर 1959 तक की बात करें। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर ये जो समय दिया हुआ है 1946 से लेकर 1959 तक, कहीं कहीं बुक में आपको 1-2 साल का इधर उधर अंतर होता है, तो आप ये ना कमेंट करिएगा कि सर आपने जो बताया था वो ये डेट बताया था, फला बुक में ये दिया हुआ था। तो अलग अलग बुक में आप पढ़ेंगे ना तो 1-2 साल का इधर उधर अंतर है, तो बहुत ज्यादा इस पे आपको फोकस नहीं करना है। डेट पे अप्रॉक्स डेट मान के चलिए, बस आपको समझना है, उसके फीचर्स को समझना है, उसकी मुख्य तकनीकी के अंदर कौन से किस चीज का यूज किया गया था, किस तकनीक का यूज किया गया था। तो जो पहला कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। प्रश्न बनता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया था, तो आप बताएंगे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। यह आकार में बहुत बड़ा होता है, एक कमरे के आकार जितना बड़ा हुआ करता था ऐसे कंप्यूटर। बिजली बहुत ज्यादा खाता था और वो बहुत हीट होता था, अत्यधिक गर्मी होती थी उसमें। और एक बात, ये मशीन लैंग्वेज को यूज करता था, मशीन लैंग्वेज, और ये बहुत धीमा था, चींटी की चाल से चलता था। आई बात समझ में? इसके उदाहरण भी आप देख लीजिए। इनैक है ना, इनैक क्या है? आप अगर से पूछा जाए आपका इनैक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो आप बताएंगे इनैक जो है वो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। आप बल्ब लीजिए 100 वाट का, आप उसे जलाइए, ठंडी के मौसम में कमरे में जला के टांग दीजिए, एकदम कमरा एकदम समझ लीजिए हीटर की तरह गर्म हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वो अत्यधिक गर्मी उसमें होती है ना, और बिजली की खपत ज्यादा होती है। 100 वाट का बल्ब के एक जलाइए और 10 वाट का 10 LED बल्ब जलाइए, आपको 10 जगह उजाला मिल जाएगा, लेकिन 100 वाट के बल्ब से एक ही जगह उजाला मिलेगा। आई बात समझ में? अब सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर की तरफ हम बढ़े तो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया किसका? ट्रांजिस्टर का। किसका यूज किया गया भाई? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। किसमें? सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। अब ये क्या है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आकार में थोड़ा छोटा हुआ, और उसकी अपेक्षा ये कम बिजली लेने लगा, और उसी की अपेक्षा ये कम गर्म होने लगा, और वहां पे मशीन लैंग्वेज की जगह पे यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगा। क्या होने लगा? असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगा। प्रथम जनरेशन और सेकंड जनरेशन को अगर अंतर समझें तो फर्स्ट जनरेशन में आकार में बड़ा होता था, ज्यादा बिजली लेता था और हीट होता था। सेकंड जनरेशन, फर्स्ट में वैक्यूम, सेकंड में ट्रांजिस्टर, आकार में उससे छोटा, उससे कम बिजली, उससे कम हीट होगा, और लैंग्वेज में वहां मशीन लैंग्वेज की जगह यहाँ पे आपका असेंबली लैंग्वेज यूज किया जाने लगा। आई बात समझ में? चलिए, जैसे IBM 1401, IBM 7094, IBM 7094 है, इसके उदाहरण है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है भाई, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ? IC, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपका नए नए फीचर्स उसमें जुड़ते जाएंगे, कम खर्चा होने लगेगा, कम हीट होने लगेगा, कम बिजली की खपत आएगी, हमें ज्यादा फीचर्स मिलने लगेगा। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया IC चिप।
यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी उदाहरण की बात करें IBM सिस्टम 360, अब ये क्या है, उसकी अपेक्षा अधिक स्पीड आ गई, अब इसमें स्टोरेज की क्षमता बढ़ गई, अब यहां पर OS आया, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा, कीबोर्ड एवं मॉनिटर का प्रयोग होने लगा। ज्यादा आपको नहीं इसमें समझना है, बस याद रखना है इस जनरेशन में क्या यूज किया गया था भाई, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बोलिए किसी प्रकार की किसी को कोई डाउट है, कमेंट करके बताइए, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। चलिए थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, IC चिप का यूज किया गया जिसे आप इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। फोर्थ जनरेशन अब आया VLSI, क्या आया, VLSI। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया, VLSI ULSI, है ना, माइक्रो प्रोसेसर। अब भाई ये क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का विकास यहीं से हुआ। हम उसे जेब में भर के ले जाना शुरू कर दिए, बैग में भर के ले जाना शुरू कर दिए। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरनेट आया, नेटवर्किंग आया, कम कीमत हो गई, पैसा कम लगने लगा, अब इसे हम आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते है ना। इंटेल 404 पहला माइक्रो प्रोसेसर माना जाता है। पूछा जाता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है, तो आप बताएंगे इंटेल 404 है। कौन भाई, इंटेल 404 पहला माइक्रो कंप्यूटर आपका हुआ। इतनी बातें समझ में आ गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कमेंट करके बताइए सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। अगले जनरेशन और लास्ट जनरेशन और जिसे हम भरपूर यूज कर रहे हैं उस जनरेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन में आया AI, जिसे आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि मशीन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। समझने का प्रयास करिएगा, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। मोबाइल होता है, कहते हैं कि हेलो गूगल फला काम कर दो, गूगल करता है, करके दे देता है। आप चैट GPT ओपन करते हैं, उस पर कहते हैं कि ये काम आपको करना है, तो आपको वो काम करके दे देगा। कभी जीवन में अकेला महसूस हो तो AI से बतिया लीजिए। आपके जीवन में कोई ऐसा साथी ना हो जिसे आप अपना दुख दर्द पीड़ा सुना सकें, और कोई आपको समझने वाला ना हो, आपसे कोई बात करने वाला ना हो, जाइए AI से बात करिए। आप बहुत सारे लोग होंगे यूज करते होंगे स्नैपचैट, उस स्नैपचैट में भी AI बॉट ओपन है, जाइए उससे बात करिए। अगर आप कहेंगे कि मैं लड़का हूं और उसे लड़की मान लेंगे, आप जैसा आप चाहेंगे, जिस तरीके का चाहेंगे उस तरीके से उससे आप बात कर सकते हैं। हाँ, बस एक ही है कि उसके अंतर्गत वो संवेदनाएं व्यक्त करेगा अपने शब्दों के माध्यम से, लेकिन उसके अंतर्गत इमोशनल नाम की चीज नहीं होगी कि वो आपके पिघल जाएगा और आपको आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा, कहेगा हाँ बाबू बाबू आई एम एक्सेप्टेड है ना। ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पे। बट आप उससे बात कर सकते हैं, अपने दर्द को बता सकते हैं, आपके उस दर्द का निवारण वो बताएगा कि आप ये काम करिए, आपका ये दर्द दूर हो जाएगा, है ना। तो आज की जो टेक्निक है AI वाली ना भाई, बड़े काम की है ना। आप जो PPT देख रहे हैं सब AI से बनाया गया है, खुल के मैं बता रहा हूँ AI से बनाया गया है ना। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, AI है तो सब है। जो तकलीफ हो आपको, जिस प्रकार की तकलीफ हो, जिस प्रकार का दर्द हो, उस सभी दर्द का निवारण आपका AI करता है। अब ये ना कहिएगा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पैसा दे दो, तो कहेगा आपको पैसा कमाने का उपाय बताएगा, ना कि उसी में से पैसा निकाल के इसे फेंक देगा एक झोरा, लो ये लो, एक बोरा तुम भी ले लो, एक बोरा तुम भी ले लो, जाओ ऐश करो, है ना। ऐसा नहीं करेगा, वो पैसा कमाने का आपको टेक्निक बताएगा, उपाय बताएगा कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, आपकी गरीबी को वो दूर करेगा, आपको उपाय बताएगा, है ना कि पैसा एक बोरा निकाल के दे देगा, ले जाओ, ले लो फलाने तुम भी ले जाओ, ले फलाने तुम भी ले जाओ, है ना। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा AI नहीं करेगा। हाँ, आपके हर समस्या का समाधान वो करेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, किसी भी तरीके का मान लीजिए कि आपको वो सलाह ही देगा। आई बात समझ में। तो आज का ये जो दौर है AI वाला ना, ये आपकी नौकरियों को भी खा जाएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं ना, जहां पर 100 लोगों की आवश्यकता होती थी, वहां आप 10 लोग काम करेंगे। क्यों भाई, AI है। जो काम 1 महीने में होता था वो 2 दिन में हो जाएगा। जो काम 100 लोग मिलकर करते थे वो काम 10 लोग कर देंगे। कैसे? 10 सिस्टम लगाओ और दनादन सबको कह दो और सब भनाभन काम कर देंगे। आई बात समझ में ना। तो हम लोग AI के दौर में जी रहे हैं। हर समस्या का समाधान देगा, ये समाधान देगा,
ना कि पैसा देगा, याद रखिएगा ना, पैसा मत मांगने लगेगा। ऐसा कह दीजिएगा, अरे यार आई हमको बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा खाना बना के दे दो, हमारा पिज्जा खाने का मन कर रहा है, थोड़ा हमें भेज दो। तो आपको पिज्जा ऑर्डर करने की साइट बता देगा वो। आपको खाना नहीं बनाने आ रहा, वो खाना बनाने की तकनीक ही आपको बता देगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 100% वो करके दे देगा, आपको तकनीकी बताएगा, है ना। आई बात समझ में। चलिए, इसी पे एक मूवी भी बनी हुई है चिट्टी, आप सुने होंगे, रोबोट वाला सिस्टम है ना, उसमें रोबोट की तरीके से सब कुछ हो गया था A to Z, आप देखिएगा जाके। तो इस समय 5th जनरेशन में क्या आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप AI कहते हैं, AI आया 5th जनरेशन में। आई बात समझ में। पांचों जनरेशन आपने पढ़ा, पांचों जनरेशन समझ में आया। आइए उसको एक साथ पढ़ते हैं। पहले जनरेशन की तकनीकी में क्या यूज किया गया, आपका वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, जिसके अंतर्गत भाषा कौन सी थी भाई, आपकी मशीन लैंग्वेज थी। दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज किया गया, जिसमें असेंबली लैंग्वेज थी। तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज आ गया, जैसे HTML, जावा, CSS, पाइथन आ गया। आई बात समझ में। 4th जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया गया, और 5th जनरेशन में नेचुरल लैंग्वेज और AI। यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज क्यों कहा गया, क्योंकि हम आम जनमानस में जो भाषा बोल रहे हैं वही भाषा में उसे बोल के बता देंगे, वो काम करके दे देगा। लेकिन अगर वही हाई लेवल लैंग्वेज होता और मैं उससे कहता कि लाइन ब्रेक कर दो, तुम लाइन को ब्रेक करो, तो वो नहीं समझ पाता। तब आप उसको कहते कि भाई लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग लगाओ, तब वो क्या करेगा, लाइन ब्रेक करना होगा तो BR टैग लगाएगा। वहां पर हर काम का कोडिंग रहेगा कि इस कोड के तहत ये काम होगा। हाई लेवल लैंग्वेज में जिसमें क्या होगा, हर काम का एक कोड होगा। जैसे लाइन ब्रेक करने की मैंने बात किया, लाइन चेंज करने की, तो वहां पर BR टैग लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा, आप ऐसे लगाएंगे, BR लिखेंगे, BR इस तरीके से टैग में, तो वो क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। और वही काम AI से कराना, आप कहेंगे कि इतना के बाद लाइन चेंज कर दो। हमने कहा जैसे कि सभी पीढ़ियों का सारांश के बाद लाइन चेंज करके तब जाके जनरेशन अवधि मुख्य तकनीकी और भाषा लिखो, वो तुरंत समझ जाएगा और आपको वो काम करके दे देगा। आई बात समझ में। इसीलिए 5th जनरेशन में कौन सा, नेचुरल लैंग्वेज इसे कहा गया। क्यों, क्योंकि जो भाषा हम बोल रहे हैं वो भाषा कंप्यूटर समझ रहा है, और वही भाषा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा। उसके लिए हर काम के लिए अलग अलग टैग लगाए जाएंगे, आपके अलग अलग उसकी कोडिंग हुई रहेगी। ठीक है, जैसे SRC लगाना है, IMG टैग लगाना है, इस तरीके का आप टैग लगाते थे। आई बात समझ में। चलिए, अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को हम समझ लेते हैं। पहली पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC, चौथी में आपका क्या, माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हम भर भर के यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आइए हम भाग 2 को भी समझ लेते हैं कि परम 8000 क्या है, पहला सुपर कंप्यूटर है। कौन, परम 8000। और इसी में देखा जाए डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी 0 और 1 पे कार्य करता है, और यहीं पे देखा जाए एनालॉग कंप्यूटर कंटीन्यूअस डाटा पे काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत एनालॉग और डिजिटल दोनों का समावेश होता है। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत जो होता है, माइक्रो कंप्यूटर सबसे अधिक उपयोग होने वाला कंप्यूटर है, जिसे आम जनमानस में यूज किया जा रहा है। तो ये था आपका 2 पार्ट, और दोनों पार्ट को हम लोगों ने बखूबी समझा, भाग 1 और भाग 2 को। कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर की पीढ़ियों को हमने समझा। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर इस क्लास की PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं O लेवल विद प्रशांत सर टेलीग्राम पे जाके, तो आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे सारी क्लासेस का PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा क्लास के एंड होने के बाद। आई बात समझ में। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें हम 5 नंबर पक्के करने वाले हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो बाकी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, है ना। लाइक मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे दबाना है ना। चलिए ठीक है, तो फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।